आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। नमस्कार, नमस्कार, बैठिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने शुरुआत में आई कमेंट से और उसके बाद नमस्कार किया। जी सर। ऐसा क्यों किया आपने? जी सर, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बाइलिंगुअल चलता है। वहाँ की जो भी शिक्षा और कार्यप्रणाली है तो दोनों भाषाओं में होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। इसलिए सर इसका समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया सर। अच्छा, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अच्छा। बाइलिंगुअल में क्या हिंदी भी आप अंग्रेजी में पढ़ाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। जैसे कुछ टर्म्स होते हैं जो हिंदी में बच्चों को नहीं समझ में आते हैं तो सर उसको अंग्रेजी में बता सकते हैं। अच्छा, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो किस भाषा में अध्यापन पर जोर देता है एक भाषा शिक्षक को? क्योंकि जी सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों को प्राथमिक तक तो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है, लेकिन आगे की कक्षाओं में उन्हें जिस भाषा में सहजता से समझ में आ जाए, हिंदी विषय का, चूंकि मैं हिंदी विषय का अध्यापक हिंदी विषय का अध्यापक बनने जा रहा हूँ, तो मुझे हिंदी भाषा को सिखाने के लिए ही नियुक्त किया जा रहा है बच्चों को। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चे हिंदी को किस प्रकार से रोचक ढंग से समझ पाएंगे, तो उसका मैं प्रयास करूंगा सर। ठीक है। अभी जो है आप बीएड आपने 2021 में किया है, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? अभी सर वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू कैंट प्रयागराज में एज ए कॉन्टेक्चुअल टीचर मैं सेवारत हूँ सर। जी सर, मैं 6th A में पढ़ाता हूँ, फिर 7th में नहीं पढ़ाता हूँ, 8th C है, 8th D है, 9th A है और 10th C है सर। 10th C में पढ़ाते हैं। 10वीं C में पढ़ाते होंगे तो वहां एक स्ववृत्त लेखन आता है। जी सर। स्ववृत्त लेखन की शुरुआत कैसे की जाती है? स्ववृत्त लेखन में सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैंने हाल ही में ज्वाइन किया सर, इसलिए अभी पूरा पाठ्यक्रम मैंने पढ़ाया नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। अभी आपने क्या क्या पढ़ा दिया है 10वीं में? अभी सर मैंने सुर के पद पढ़ाए हैं, सूरदास जी के पद हैं जो उनकी रचना है सुर सरावली, तो उसमें एक भ्रमर गीत सार का प्रसंग है सर, उसी को मैंने। सुर सरावली है कि सूर सारावली है? सुर सरावली है सर। छोटा ओ की मात्रा की बड़ा ओ की, ह्रस्व या दीर्घ? आप उच्चारण में सुर सरावली कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा सहज हो जाइए, आप स्वयं अध्यापक हैं तो कोई डर की बात नहीं है। जैसे आप 10वीं में भी पढ़ाते हैं और आपने सूरदास का पद पढ़ा दिया है, ठीक है। उसमें कुछ देशज शब्दों का भी प्रयोग सूरदास ने किया है, कौन सा शब्द है? जैसे सर उसमें गुड़ चाटी, चाटी शब्द है, और चाटी, चाटी का क्या अर्थ होता है? चीटी सर। अच्छा। पागी शब्द है। अच्छा, किस भाषा का प्रयोग करते हैं सूरदास? सर इन्हें ब्रज भाषा का सम्राट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। अतिशयोक्ति होता है कि अति संयोक्ति? अतिशयोक्ति होता है, पूरा सच होता है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो सूरदास ब्रज भाषा में लिखते हैं तो ब्रज भाषा की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है? इसमें ब्रज भाषा में चूंकि मुझे लगता है कि व्याकरणिक विशेषता में लाख की चूड़ियां हैं सर। लाख की चूड़ियां? जी। तो इसके लेखक कौन है? कामता नाथ जी हैं सर। किस विधा की रचना? ये सर कहानी विधा की रचना है। ठीक है। जैसे आपने पद पढ़ाया है सूरदास का, सूरदास के पद में कितने अलंकारों को आपने देखा? कोई उदाहरण अलंकार का याद आ रहा है सूरदास के पद से? सॉरी सर, नहीं याद आ रहा, ठीक है। जैसे आप 8वीं में पढ़ाते हैं जी, 8वीं का कोई पाठ्यक्रम में जो पाठ को आपने पढ़ाया हो, कौन सा? लाख की चूड़ियां हैं सर। लाख की चूड़ियां, जी, ठीक है। इसके लेखक कौन है? कामता नाथ जी। किस विधा की रचना है? सर कहानी विधा की रचना। कहानी है जी। कहानी कला के कितने तत्व होते हैं? नहीं जानते? अच्छा, ये कहानी जो है हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती को माना जाता है सर। किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। क्या सन है इसका?
जहाँ तक सर आप अनुमति दो तो गेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मान लगा सकता हूँ। ये कहानी सर 1906 में प्रकाशित हुई थी। रामचंद्र शुक्ल ने भी एक कहानी लिखा था, वो भी पहली कहानी की दौड़ में है। उन्होंने इंदुमती को ही हिंदी की पहली कहानी क्यों मान लिया, जबकि उस पर कई आरोप भी लगे हैं? जी सर, उनका मानना था कि ये मौलिक कहानी है और बाकी जो कहानियां हैं तो वो स्टोरी से ली गई हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा से उनका मतलब। टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद किस कहानी को कहा जाता है? सॉरी सर, नहीं जानते। ठीक है सर। जैसे कि आपने बताया कि आप केवीएस में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो केवीएस का वर्क कल्चर आप जानते होंगे। लोगों को बताइए केवीएस का वर्क कल्चर क्या है और हिंदी अध्यापक से क्या अपेक्षाएं हैं, कौन से उत्तरदायित्व का निर्वहन हिंदी अध्यापक? तो पहले सर मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में वैविध्यपूर्ण वातावरण को धारित करता है। भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे। तो एक हिंदी अध्यापक से यही अपेक्षा रहती है सर कि जो बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता है और भाषाई कौशल है, तो उस पर विकास करें और ध्यान दें। उदाहरण के तौर पर सर हमारे यहाँ असेंबली होता है, तो असेंबली में बच्चे अपने विचारों को रखते हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने का कार्य खास तौर से जो भाषा के अध्यापक होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है, वो चाहे अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हों या हिंदी भाषा के। अच्छा, मतलब असेंबली करवाने को उत्तरदायित्व लैंग्वेज के अध्यापक, संस्कृत के भी अध्यापक करवाते हैं? सर संस्कृत के अध्यापकों का उसमें योगदान होना चाहिए, लेकिन अब जहाँ तक मैं क्या होता है सीसीए सर, सॉरी सर, हाँ सर, को करिकुलर एक्टिविटी सीसीए वगैरह, उसमें तमाम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। चलिए, आप हिंदी के अध्यापक हैं, आपको कहीं ऐसी जगह नियुक्ति मिल जा रही है कि जहाँ पर हिंदी भाषा को बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा है। अभिभावक भी इस नवाचार के लिए तैयार नहीं है कि हिंदी के माध्यम से आगे बढ़े। तमाम ऐसे प्रांत हैं, प्रदेश जैसे साउथ में मान लीजिए, तो आप वहाँ पर हिंदी भाषा को कैसे बढ़ावा देंगे? बच्चों से बातचीत या क्या भी आप कौन से माध्यम अपनाएंगे हिंदी भाषा को बढ़ावा देने? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले सर तो हिंदी में बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए या जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हिंदी भाषा के जो भिन्न भिन्न साहित्य हैं, चाहे जो भी मतलब हिंदी भाषा का योगदान रहा है 1857 से लेकर के और अब तक हिंदी का आज़ादी में क्या भूमिका रहा और हमारे देश के सांस्कृतिक उत्थान में क्या योगदान रहा है, तो उनसे जोड़ते हुए और हिंदी के महत्व को पहले उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। तो सर भाषा है, साहित्य का विषय है, तो रुचि एक्टिविटी आप करवाएंगे, कैसे सीखेंगे? हाँ सर, तमाम गतिविधियां हैं के द्वारा हिंदी भाषा में रुचि विकसित की जा सकती है। जैसे कि सर कविता वाचन के माध्यम से रुचि उत्पन्न होती है। साहित्य में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन होता है, जानते हैं? अभी आप हाल ही में आप जो है हिंदी पखवाड़ा आप जानते हैं क्या होता है, कब मनाया जाता है केवीएस में? यदि मतलब आप अनुमति दें तो मैं अनुमान लगा सकता हूं, अभी मेरे सेवा के दौरान अभी हुआ नहीं है। प्रश्न से हम आगे चलते हैं। आप साहित्य में या व्याकरण में क्या पढ़कर आए जिस पर आप इंटरव्यू में बातचीत करना चाहेंगे? व्याकरण पे सर बातचीत करना चाहेंगे हम। बातचीत करेंगे। आप बताइए जो है अलंकार किसे कहते हैं? सर सबसे पहले अलंकार के बारे में बताने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अलंकार शब्द का उत्पत्ति अलंधनकार से हुआ, मिलकर हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आभूषण होता है। और यदि इसकी परिभाषा पर हम ध्यान दें तो अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। चलिए, आप यहाँ साथ हैं, छंद बताइए, आप छंद किसे कहते हैं? छंद सर नियमों में बंधकर काव्य के संयोजन को छंद कहा जा सकता है सर। अच्छा, तो दोहा और सोरठा की परिभाषा आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बता सकते हैं। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा इसके ठीक विपरीत होता है।
आप अपने साहित्य में दोहे का सबसे सुंदर प्रयोग किस साहित्यकार के यहाँ देखते हैं? इस साहित्यकार ने दोहे का सबसे सुंदर प्रयोग किया है आपकी नजर में? संभव है कि कोई दूसरा हो, लेकिन आपकी नजरिए से कौन? और दोहे की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? जी सर, यदि सर्वमान्य मत देखा जाए तो बिहारी ने दोहा का बहुत अच्छा उपयोग किया है। और मुझे तो सर कबीर के जो दोहे हैं वो पसंद हैं। कबीर के का तो बढ़िया चर्चित दोहे आप सुनाइए कि, और उसका अर्थ भी बताओ। 1 मिनट समय लेना चाहूँगा सर। हाँ, ले लीजिए। आप अच्छी कैंडिडेट हैं, तनाव में मत रहिए, आराम से बातचीत। जी जी जी। चलिए, चौपाई का प्रयोग आप कहाँ देखते हैं? हिंदी साहित्य में किस कवि ने बहुत दोहा सर सुना है? सुना दीजिए। मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराए, मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराए। सर मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सेकेंड लाइन। कोई बात नहीं। चौपाई का प्रयोग आप जो है सबसे बेहतर प्रयोग आप हिंदी साहित्य में कहाँ देखते हैं? रामचरितमानस में। रामचरितमानस से कोई अच्छी पंक्ति आप सुना दीजिए, चौपाई की कोई बढ़िया सुनाइए। आप कर लीजिए, आपको हम एक टॉपिक दे रहे हैं, आपके सिलेबस में परशुराम लक्ष्मण संवाद एक टॉपिक है, वहां से कोई एक चौपाई हमको सुना दें, आपका सिलेबस भी हो जाएगा और आपका जो है राम लक्ष्मण परशुराम जो लक्ष्मण परशुराम संवाद था जी जी, उसकी कोई चौपाई आपको याद आ रही तो आप सुनाए आपके सिलेबस में। हाँ सर, पाठ्यक्रम में तो है लेकिन मैं याद नहीं किया हूँ और अभी पढ़ाया भी नहीं हूँ। अच्छा, धत्ता का प्रयोग करते हैं तुलसीदास या कड़वक का प्रयोग करते हैं? सॉरी सर, नहीं जानते। ठीक है सर। राहुल जी, आपका पूरा नाम क्या? राहुल तिवारी। तिवारी का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से? तिवारी सब सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि त्रिपाठी का तद्भव रूप है, और जो 3 वेदों के जानकार होते हैं उनको त्रिपाठी कहा जाता है। तो मेरे संज्ञान में तो सर यही है। त्रिपाठी कहा जाता है, त्रिवेदी कहा जाता है? त्रिवेदी कहा जाता है। जैसे त्रिवेदी 3 वेदों के जानकार हो गए, और त्रिपाठी जो 3 वेदों का अध्ययन करते हो, पढ़ने वाले हो। जी जी नहीं सर। कोई एजुकेशन आप पढ़ा लेंगे? जी बिल्कुल सर, पढ़ा लेंगे। कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक तरफ नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हाँ कर रहे? हाँ सर, तो क्योंकि वहाँ मेरी बहन है, तो चूंकि परिवार में और भी स्त्रियां हैं, तो सर वहाँ केवल गर्लफ्रेंड हो, प्रेमिका हो, तो उसका अनुभव केवल। अच्छा, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? गर्लफ्रेंड और प्रेमिका में अंतर क्या है? आपने वर्ड यूज किया प्रेमिका जी, तो दोनों में अंतर क्या होता है बता सकते हैं? हाँ सर, बता सकते हैं। गर्लफ्रेंड में सर वहाँ जैसे मान लीजिए कि भौतिक संबंध भी स्थापित होते हैं, और प्रेम संबंध में केवल जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे परिभाषा आपने बनाई है, कहीं से आपने इसका अध्ययन किया था? यहाँ तक सर मैं स्वविवेक पर बता रहा हूँ। ठीक है, स्वविवेक की एक अमूल सिंपल प्रश्न। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? रहने वाले कहाँ के? बलिया के हैं सर। बलिया जी। तो बलिया में सेक्स रेशियो कितना, जनसंख्या है? जी, लिंगानुपात बलिया में सर एक बार, चूंकि करंटली डाटा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बार चुनाव के समय आंकड़ा आया था, तो 933 था। 933 रेशियो 1000 था। तो भारत का है? भारत का 943 है सर। अच्छा जी, ठीक है। एक चीज ये बताइए, जैसे आप बलिया से हैं, तो बागी बलिया क्यों कहा? हाँ सर, चूंकि थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा सर। बागी शब्द सर अपने आप में थोड़ा सा निषेधात्मक और नकारात्मक शब्द हो जाता है, लेकिन अब चूंकि हमारे जनपद सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो निषेधात्मक है सकारात्मक है। हाँ सर, लेकिन ये जो हमारे जिले के लिए ये उपाधि स्वरूप प्रयोग में लाया जाता है, ये पूर्णतः सकारात्मक है। और इसका कारण ये है सर कि हमारा जनपद सन 1942 में ही एक बार स्थानीय स्वशासन स्थापित कर चुका है, जिसके नेतृत्वकर्ता चित्तू पांडे जी थे। और दूसरा एक कारण ये है सर कि आज़ादी की
जो आरंभ हुआ 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई, सूत्रपात हुआ, तो उसमें मंगल पांडे का नाम सबसे पहले आता है कि उन्होंने ही आज़ादी की चिंगारी को पनपाने में अपना योगदान दिया, अमूल्य योगदान दिया। तो सर यही कुछ कारण है कि बलिया को बागी बलिया की उपाधि। और यहाँ आज के अर्थों में बागी बलिया सही शब्द है? आज के अर्थों में, आज के अर्थों में तो प्रासंगिक नहीं लगता है, लेकिन सर चूंकि हम लोग अपने परंपराओं का निर्वहन करते हैं तो इसलिए सर मुझे लगता है कि उसको हटाना भी बहुत उचित नहीं लगता है हमारे समझ से। यानी आप रिजिड रहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, हम परिवर्तनशील। तो आप वर्ड यूज कर रहे हो तो ये कह रहा है कि आप रिजिड रहेंगे। आज संविधान में बागी शब्द को अनुमति दी जा सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा है। बाकी आप क्या पढ़ाएंगे आज? सर हाँ, एक कविता पढ़ाना चाहते हैं, वो 6वीं में है, अभी हाल में हमने पढ़ाया भी है। कौन सी? वह चिड़िया जो। बस चिड़िया जो। बहुत सरल और आसान चीज चुने हैं। जी सर, रोचक भी है। ठीक है, पढ़ाइए। यहाँ रख सकता हूँ सर? हाँ लेते जाइए, लेके भी जा सकते हैं, लेके चले जाइए। जैसा कि बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं वह चिड़िया जो, और यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। तो चूंकि हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में भी जानेंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी ग्रामीण पृष्ठभूमि के कवि रहे हैं, खेत खलिहानों के कवि रहे हैं, इसलिए वो चिड़िया के रूप में, पक्षी के रूप में अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव के सद्गुणों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम लोग कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद कविता का भावार्थ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप लोग? वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों कैसी लगी कविता? अच्छी लगी होगी? हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कविता को सुनकर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्मरण भी कर लिया होगा, उसके भाव भी कुछ स्पष्ट हुए होंगे। फिर भी एक बार मैं कविता के भावार्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। ठीक है? ओके। केदारनाथ अग्रवाल जी बताते हैं कि एक चिड़िया है जो बहुत छोटी सी है और उसे जुंडी के दानों से बहुत प्यार है। जुंडी माने जुंडी, आप लोगों ने कभी खेत में लहलहाती फसलों को देखा है? उसमें ज्वार के, बाजरे के या गेहूं की बालियां होती हैं। जब वो अधपकी अवस्था में होती हैं तो उनमें दूध भरा होता है। तो कभी बताते हैं कि वही दूध भरे दानों को खाने के लिए चिड़िया उत्साहित रहती है और उन अन्य छोटे से अन्न के दाने को थोड़ा सा खा करके ही संतुष्ट हो जाती है। इसलिए चिड़िया की विशेषता क्या है? जुंडी का अर्थ मैंने बताया ज्वार, और चिड़िया संतोषी है। और चिड़िया अनाज के दानों को रुचि से खा लेती है। कविता के दूसरे बंद में केदारनाथ अग्रवाल जी बताते हैं कि चिड़िया को एकांत में, यहां विजन शब्द आया है, विजन का अर्थ होता है जी 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 एनसीईआरटी में सर 17 चैप्टर हैं सर। 17 नहीं सर, कविताएं इसमें 7 हैं जी। 10 गद्य हैं।
गद्य से मेरा अभिप्राय है गाए जा सकने वाले पद। गद्य से मेरा, सॉरी सर माफ करिएगा, गद्य जिन्हें गाया ना जा सके और पद वो होते हैं जिन्हें गाया जा सके। तो अगर हिंदी की अगर हम लोग बात करें आज इंग्लिश के दौर में, जी, हिंदी को पढ़ने का क्या ऐसा मतलब विजन है जिसको हिंदी लोग चाहते हैं, किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है कि हिंदी तो सब कुछ चाहता है, इंग्लिश 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 और हर चीज इंग्लिश। जी जी जी। तो हिंदी का क्या रोल ऐसा है कि हिंदी को पढ़ा जाना चाहिए आपके अनुसार, क्या होगा? मेरे अनुसार सर हिंदी को पढ़ने के वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन कुछ पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि पहला कारण है कि आज़ादी से लेकर के और अब तक हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हमारे देश की। लगभग 87 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलते, समझते, लिखते, पढ़ते हैं और जानते भी हैं। दूसरा, ये हमारे देश की संपर्क भाषा है। तीसरा, हमारे देश की राजभाषा है, संघ की भी राजभाषा है और इसके अतिरिक्त 10 राज्यों में भी ये राजभाषा के रूप में अपनाई गई है, कार्यालयी भाषा है। तो हिंदी के महत्व को इस प्रकार से हम स्पष्ट करके बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि और रुझान उत्पन्न कर सकते हैं सर। जी सर, सॉरी सर, ये यहाँ बिंदी छूट गई, अनुस्वार कहते हैं सर इसको। जी, अनुस्वार में सर वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जबकि अनुनासिक में केवल नाक से निकलती है। ये अनुनासिक है सर और ये अनुस्वार है। सर ने अभी आपसे पूछा कि भाषा को पढ़ने जी जी आज के समय में लोग हिंदी की तरफ ज्यादा बात करें। जी जी जवाब उन्हीं बात को आपने कहा है। अब आगे कहना चाहिए वही मैं पूछ रहा था कि अगर जनसंख्या के आधार पर किया जाए तो ज्यादातर लोग इंग्लिश देखने लगे हैं, इंग्लिश को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए या तो कोई और दूसरा नहीं सर, जनसंख्या के आधार पर तो नहीं घोषित किया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का एक आधार जनसंख्या भी होता है। जैसे राष्ट्रभाषा का परिभाषा हम लोग देखें, तो हिंदी की राष्ट्रभाषा है? नहीं सर, यही तो दुर्भाग्य का विषय है सर कि आज तक हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रभाषा इसे संवैधानिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। क्योंकि सर हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा होने की। जी, आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वहाँ जहाँ पे आपने लिखा है उसके ऊपर आप काठी में निवारण लिखिए। जी, काठी में निवारण लिखने के बाद आप जो पढ़ाने का फॉर्मेट है थोड़ा सा जैसे ये हाथ आप एक हाँ सर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी मूवमेंट आप बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जी, बाकी लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरा पूरा आप जो है बैक को नहीं लिखना, नहीं, पूरा होके 45 डिग्री पे ऐसे खड़े हो सकते हैं। तो बीच में आप देख भी सकें। अगर पूरी पीठ आप देखते रहेंगे तो बच्चा आपको काम। हाँ बिल्कुल। ध्यान देंगे। दूसरा ये है कि जो फॉर्मेटिंग है कि काटने निवारण के लिए सिर्फ कविता पढ़ा भी है, उसके साथ साथ काटने निवारण भी कर रहे हैं, ये साथ नहीं होता है। जी, तो जो रेशम काम जिस तरह से बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट उसी को अप्लाई करें यहाँ पे। और जैसे बाकी बच्चे आप लोग तैयार नहीं है तो ये आपको भी लग रहा होगा, हमको भी फॉर्मेट ही लगती है। हाँ, औपचारिक होता है। तो ये जो टीचिंग मेथड है उसमें इसको नहीं अपनाया जाता है। आप कक्षा को संबोधित करते हुए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को मैं बताऊंगा जी, आप लोगों को आगे समझना है। तो क्योंकि वहां पर किसी को बच्चे या इस तरह से आप उनको नाम नहीं दे सकते हैं। जी, कक्षा का भी चलिए कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों जैसा मुझे लगता है कि आपको उससे बच सकते हैं। जी, जब आप पाठ का नाम लिखते हैं उसके पीछे आप लेखक का नाम जरूर लिखें। जी, ऐसे करके लिख सकते हैं। वहाँ किसी को नीचे से बैठ और नहीं खत्म हो रहा है जो भी नीचे आपको डालना है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी लेखक का नाम और जो रचना है
जी इसमें किस कॉमा का प्रयोग किया जाता है तो भी ध्यान में रखिएगा। जी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं यह चिड़िया जो के लेखक है इस वाक्य में क्या करता है? चूंकि यह चिड़िया जो है तो सर लेखक इसके हैं ही नहीं, ये तो कवि हैं इसके। वो कभी जी चलिए ठीक है। राहुल तिवारी। जी सर। आप केवीएस में पढ़ा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आपको बहुत सारी चीजें पहले से मालूम चल जाती हैं। थोड़ा सहजता रखें। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए हैं तो एकदम सहज होकर उत्तर दें। बीच में जब आए तो मुझे लग रहा थोड़ा सा आप घबराए से भी थे, बीच में उत्तर देने में भी साहस कम लग रहे थे, तो रहें, सहज रहें। और जैसे भाषा वाली जहां बात आती है तो एक हिंदी टीचर के रूप में भावनात्मक हो जाता है, मतलब हर जगह हिंदी को ही आपको महत्व देना है और प्रमोट करना है हिंदी को, तो इस रूप में आपको रहना है। और पाठ्यक्रम पर पकड़ बना लीजिए, बिना उसके सिलेक्शन होना ही नहीं है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम आप जरूर देख लीजिए, खास करके 9वीं और 10वीं का, और 6 से 8 तक तो आप देख ही लीजिए। पूछेंगे वो आपसे 9 से 10 का ही, और रचनात्मक लेखन क्या है और व्याकरणिक लेखन क्या है, ये दोनों में अंतर देख लीजिएगा। और बाकी आप जो है एनसीईआरटी तो देख ही रहे हैं, ठीक है। व्याकरण की जो परिभाषाएं हैं, संज्ञा, समास, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, परिभाषाएं, और एक एक दो उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। और उत्तर हो सके तो वस्तुनिष्ठ दें, मतलब जो पूछा जा रहा है उतना उत्तर दें। आप ये चाहते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर और दूसरी तरफ मोड़ना, तो प्रश्न का उत्तर देने के बाद उस चीज को उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दें। तो अंत में इंक्लूड करें, शुरू में इंक्लूड करेंगे तो वो वस्तुनिष्ठता उसकी समाप्त हो जाएगी। बाकी आपका सिलेक्शन श्योर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे एक दो शब्द आप अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और गलत भी आपने, किसी आपने कहा मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ रिकॉल, तो ये मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हिंदी के अध्यापक से ये अपेक्षा रखी जाती है कि कम से कम वो हिंदी में बोले, हिंदी में सिग्नेचर करे, हिंदी जैसा दिखे, तो ये अपेक्षा की जाती है। तो बहुत भावनात्मक नहीं होना है, लेकिन कम से कम इस पे बने रहना है। बाकी सर पहले आप जो बाईलैंग्वेज वाला दबाव महसूस कर रहे हैं, तो चूंकि आप फेयर कैंडिडेट लग रहे हैं, आपकी उम्र कम है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, बातचीत का आपका तरीका बढ़िया है, और ये सब चीज देखने के पश्चात चूंकि आप काम भी कर रहे हैं, तो लगता है, ये श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अगर आपका दिन खराब नहीं हुआ तब। बाईलैंग्वेज वाले में हिंदी का जो अध्यापक है उसके ऊपर उत्तरदायित्व होता है कि हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार करे। आप सारा काम वहाँ हिंदी में करेंगे, रजिस्टर हिंदी में बनाएंगे, बातचीत बच्चों से हिंदी में करेंगे, एकमात्र आप ही अध्यापक होंगे, इस पर अंग्रेजी और किसी तरह का दबाव नहीं होगा। तो इस तरह का भाई केवीएस बाईलैंग्वेज आप वहाँ पे काम करते हुए देख रहे होंगे कि केवीएस में हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है। बार बार लेकर आते हैं कि आप हिंदी का प्रतिशत कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, इन सारी चीजों पे बाकी बाकी आपको लगता है कि अपनी बात स्पष्ट करने के लिए आप चीजों को थोड़ा सा पीछे से कोरिलेट करके बताना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन जो है अगर आप ठीक ठाक प्राप्त हो जाएगा। शुभकामनाएं। एक चीज मैं कहूँगा, एक तो थोड़ा सा आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक है, थोड़ा सा उसको अपीयरेंस भी बहुत वीक है। उससे जब आप अपीयर किए तो पूरी बॉडी को घुमा के इंटरव्यू मेंबर को पीठ दिखाते हैं, जो है बताते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तीसरी चीज आप ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं हमेशा, मैं ही हूँ, राइट, तो इससे थोड़ा सा निकलना होता है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, क्योंकि ये कब आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा आप समझ तक नहीं पाएंगे। जैसे बागी बली वाली बात पे आप अंतिम तक डटे रहे। ये जब आप इन किए हैं तभी मैं लिख के छोड़ दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छी चीज है। और दूसरी चीज है कि आपके व्यूज क्लियर नहीं होते, आप मिक्सअप करते हो क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है ना, तो सिर्फ नाम ही बताइए, उससे आगे क्या उसका फंक्शन नहीं है। आप उसको मिक्सअप करके और ट्यूनिंग करके बढ़ाते हो, इससे थोड़ा सा ऊपर उठना हो। तीसरी चीज, नॉलेज का थोड़ा सा डेप्थ लेके जाना हो।
जब तक वो डेप्थ नहीं जाएंगे उसकी एक तो क्वेश्चन बहुत सीधे डेप्थ निकल जाते हैं, डेप्थ जाता है। थोड़ा सा डेप्थ पे भी फोकस आपको करना, जो भी टाइम आप इस पे थोड़ा सा अच्छे से गौर करिए। लैंग्वेज के लिए समय बता दें, इसलिए उस पर फोकस करिए। अध्ययन पे थोड़ा सा आप काम करिए, अध्ययन की कमी चीजों को अच्छे से पढ़िए। आपके पास साहित्य पढ़िए, विश्वनाथ त्रिपाठी के सारा इतिहास आप पढ़ लीजिए, पूरी व्याकरण आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सर ने जो सुझाव दिए उसको थोड़ा सा ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सर एक प्रश्न हमारा भी है, जैसा कि मैंने पहले भी सर आपसे बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का अवलोकन मैंने अभी तक नहीं किया है। बेशक मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है फर्स्ट पेपर की सहायता से, क्योंकि उसमें 40 प्रश्न हमारे बन जाते हैं 50 में। तो सर इस पे मेंशन वहाँ मैं करता हूँ, यदि दिखाता हूँ तो साहित्य से निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे और अपेक्षाएं भी की जाएंगी कि मैं उसका जवाब दूं। तो ये मेरे लिए नकारात्मक भी हो सकता है, तो क्या सुझाव सब आप चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए। एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पतली सी पुस्तक आती है, ठीक है, वो एक बार किताब पढ़ लीजिए और सभी काल उसमें विभाजन जैसे नगेंद्र का विभाजन आप ले लीजिए, उसमें जितने सब कैटेगरी कीजिए हैं, छोटे छोटे विभाजन, आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीतिकाल क्या है, सबकी प्रवृत्तियां, सबकी विशेषताएं, प्रमुख कवि, ठीक है, ये इतना कैटेगराइज कर लीजिए। और अभी इतना समय नहीं कि सारे इतिहास पढ़ सकिए, और पूछते भी हैं कि आपने कितने इतिहास पढ़े, तो आप बताइएगा कि स्नातक के दौरान मैंने कुछ इतिहास पढ़े थे, अभी हाल में मैंने ये इतिहास पढ़ा है, तो उसको पतला सा आपने पढ़ा है, उसको आप कोट कर सकते हैं। आप लिखते हुए समय कम है ना, तो थोड़ा सा उसको नोट भी करने देंगे। और समय आपके पास नहीं कोई इतिहास, एनसीईआरटी बेस्ड है, वो आपके लिए